ये है 38th पैरेलल, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर जहां पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। ये वीडियो अभी चंद दिन पहले ही कोरियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज की है। इसमें देखा जा सकता है कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन अपने मिलिट्री जनरल्स के साथ साउथ कोरिया के कैपिटल सोल का एक मॉडल देख रहा है और साथ ही में अपने जनरल से ये डिस्कस कर रहा है कि कैसे वो सोल को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का असल फोकस इस NLL लाइन पर है। ये लाइन साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डिस्प्यूटेड समुद्री बॉर्डर है। ये एरिया बहुत सालों से साउथ कोरिया के कंट्रोल में है, मगर नॉर्थ कोरिया इस सारे समुद्र और इन आइलैंड्स को अपना क्लेम करता है और यही वजह है कि 2010 में नॉर्थ कोरिया ने यहाँ से गुजरने वाली साउथ कोरियन नेवी शिप पर मिसाइल अटैक्स किए और फिर कुछ ही महीने बाद नॉर्थ कोरिया ने आइलैंड पर मौजूद साउथ कोरियन फौजियों और शहरियों पर गोलाबारी भी की, जिसमें करीबन 50 लोग मारे गए। और फिर अभी जनवरी 2024 में भी नॉर्थ कोरिया ने इन आइलैंड्स के करीब भरपूर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की और समुद्र में बहुत से मिसाइल्स भी फायर किए। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक किम जोंग ने साउथ कोरिया के साथ सारे बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स बंद कर दिए हैं और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है। और नॉर्थ कोरिया सिर्फ इस पर नहीं रुका, बल्कि पिछले तकरीबन 9 महीनों में उसने 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी टेस्ट किए हैं, जिनमें से 4 ICBMs थे। ये वो मिसाइल्स थे जो 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिकन शहर लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को को भी टारगेट कर सकते हैं। इस सब के बाद से येलो सी और इस सारे ईस्टर्न एशिया में पॉलिटिकल टेंशन में बहुत शिद्दत आ गई है। और अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक करता है तो ये कोई आम वॉर नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की पहली, दूसरी और चौथी इकोनॉमी भी इस वॉर का ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाएंगी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पूरी तरह डिसरप्ट हो जाएंगी। सच ये है कि आज की वीडियो में हम मैप एनिमेशंस के जरिए देखेंगे कि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर होती है तो होगा क्या और ये वॉर जीतेगा कौन। लेकिन इससे भी पहले जरा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच इस लड़ाई की वजह जानते हैं और चलते हैं इस DMZ लाइन की तरफ। DMZ का मतलब है डीमिलिटराइज्ड जोन और ये जोन ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वो बॉर्डर है जहां पिछले 70 सालों से ये सारा मसला बना हुआ है। असल में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पूरा कोरिया जापान के कंट्रोल में था, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद ये आइलैंड आजाद हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स सोवियत यूनियन और अमेरिका ने फैसला किया कि वो इस आइलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के पास होगा और साउथ वाला पार्ट अमेरिका के कंट्रोल में होगा और तभी ये लाइन ड्रॉ की गई जिसे 38th पैरेलल कहते हैं। नॉर्दर्न कोरिया सोवियत कंट्रोल में होने की वजह से एक सोशलिस्ट स्टेट बन गया और सदर्न कोरिया एक लिबरल कंट्री बन गया। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने अचानक साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और तकरीबन पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर अमेरिकन और साउथ कोरियन आर्मीज ने मिलकर रिटेलिएट किया और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को पीछे धकेलते हुए चाइना के बॉर्डर तक ले गए। ये वॉर 3 साल चली और करीबन 5 लाख लोग मारे गए। फिर 1953 में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इस वॉर को खत्म किया गया और पुराने बॉर्डर्स रिस्टोर किए गए। इसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस बॉर्डर पर एक बफर जोन बनाया गया जहां पर किसी भी कंट्री का कोई भी फौजी या मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन इस एग्रीमेंट में काफी चीजें मिस भी की गईं, जैसे कि समुद्री बॉर्डर्स। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से पूछे बगैर ये NLL लाइन ड्रॉ कर दी और ये सारा एरिया साउथ कोरिया के कंट्रोल में दे दिया और तब से ये सारा बॉर्डर इन दोनों कंट्रीज के बीच तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। अब जिस फैमिली ने 1950 में साउथ कोरिया पर अटैक किया था, आज भी वही फैमिली नॉर्थ कोरिया पर रूल करती है, बल्कि किम तो शायद अपने बाप और दादा से भी ज्यादा सख्त पर्सनालिटी का मालिक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं। कोई भी कोरियन बगैर परमिशन के कंट्री नहीं छोड़ सकता। कोविड के दौरान तो नॉर्थ कोरिया ने ये लॉ पास किया था कि जो भी बगैर परमिशन के चाइना वाला बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसे शूट कर दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया पिछले कुछ सालों से चाइना और रशिया के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पर वॉल्स बना रहा है ताकि कोई भी क्रॉसिंग ना हो सके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉर्थ कोरिया का सारा ट्रेड होता भी चाइना के साथ ही है, बल्कि शायद चाइना के बगैर नॉर्थ कोरिया सरवाइव भी ना कर सके। और इसी तरह अगर हम मैप पर जूम करें तो ये रशिया के बॉर्डर के पास रेजोन का एरिया है। इस एरिया में एक तरफ कोरिया का टमंगैंग रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ रशिया का खासान स्टेशन है। और अमेरिकन सैटेलाइट ने लास्ट अक्टूबर में यहाँ की एक पिक्चर ली जिसमें कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें नजर आई, जैसे कि इन इमेजेस में ये देखा गया कि कोरिया के स्टेशन से बहुत सी रेलगाड़ियां रशिया में एंटर हो रही हैं और इन रेलगाड़ियों में बहुत सारे क्रेट्स रखे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। यूक्रेनियन मिलिट्री के मुताबिक उन्हें इस वॉर में अभी तक बहुत सा ऐसा बारूद मिला है जो नॉर्थ कोरिया का था। साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ये भी क्लेम करती है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया की मदद से ही अपनी स्पाई सैटेलाइट स्पेस में भेजी है। अब अगर हम फाइनली इस पॉसिबिलिटी की तरफ आए कि ये सारा इश्यू एस्केलेट होता है और एक फुल स्केल वॉर शुरू होती है तो होगा क्या। देखें, अगर वॉर शुरू होती है तो सबसे बड़ा और पहला इम्पैक्ट पड़ेगा साउथ कोरिया के कैपिटल सोल पर, जो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से
सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। साउथ कोरिया की 70% इकोनॉमी इस अकेले शहर की वजह से चलती है। दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियल जायंट्स जैसे कि सैमसंग, हुंडई मोटर्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के हेडक्वार्टर्स सोल में ही है और अनफॉर्चुनेटली ये शहर नॉर्थ कोरिया के सारे मिसाइल्स और तोपों की रेंज में है। 2020 की रैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ 1 मिनट भी सोल पर गोलाबारी करता है तो उससे 15,000 लोग मारे जाएंगे और 1 घंटे में ये कैजुअलिटीज 1 लाख तक पहुंच जाएंगी। कोरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक वॉर की सूरत में करीबन 2 लाख नॉर्थ कोरियन फौजी ये बॉर्डर क्रॉस करके हान रिवर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये रिवर ही सोल की लाइफलाइन है। अब साउथ कोरिया ये क्लेम करता है कि अगर नॉर्थ कोरियन फौजी यहाँ तक पहुंच गए तो वो इस रिवर में क्लोरीन गैस और सैरिन इंजेक्ट कर देंगे जिससे लाखों लोग चंद घंटों में मर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी ही तरफ ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के लिए सोल तक पहुंचना इतना आसान है। साउथ कोरिया में तकरीबन 73 US बेसेस हैं जिनमें 28,000 अमेरिकन फौजी हैं। इसके अलावा इधर गुआम और जापान में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप्स भी वॉर की सूरत में फौरन साउथ कोरिया की मदद को पहुंचेंगी। साउथ कोरिया को सबसे बड़ा एडवांटेज मैन पावर का है। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से साउथ कोरिया के पास 5 लाख एक्टिव और 31 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं जो कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी से काफी ज्यादा हैं। और अब अगर हम हार या जीत के सिनेरियोस की बात करें तो अगर नॉर्थ कोरिया ये वॉर हारता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका अब उसके पड़ोस में पहुंच गया है और चाइना ये कभी भी नहीं होने देगा। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि नॉर्थ कोरिया ये वॉर ना हारे। कुछ ऐसी ही कोशिश रशिया की भी होगी क्योंकि वो भी नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और नॉर्थ कोरिया की हार का मतलब होगा कि अब उसका ईस्टर्न बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। ऐसे ही जापान, ताइवान और अमेरिका के लिए साउथ कोरिया का ये वॉर जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जीत चाइना की जीत होगी और इन तीनों कंट्रीज के लिए ये बात किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं। तो ऑल इन ऑल नॉर्थ और साउथ कोरिया की ये वॉर सिर्फ 2 कंट्रीज की जंग नहीं बल्कि एक रीजनल वॉर होगी। और अभी इस सारे सिनेरियो में सबसे बड़ा ग्रे एरिया नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। किसी को नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया के पास असल में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया जिसकी यील्ड थी 140 किलोटन। मतलब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से ये ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। इस बॉम्ब की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इस सारे रीजन में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया और करीबन 30 लोग मारे गए। अब इर्रिस्पेक्टिव कि ये वॉर कौन जीतता है, हम लोग बहुत तेजी से एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में डिनायल में थे बट 2 साल के बाद भी ये वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। गजा में इस वक्त जो हो रहा है वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने महीने गुजरने के बावजूद ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। कितने ही मासूम बच्चे इन बॉम्ब्स का निशाना बन चुके हैं मगर फिर भी ये आग नहीं बुझ रही। रेड सी में हौसी इजरायली कंटेनर्स को टारगेट कर रहे हैं और इधर चाइना ताइवान के मामले पर बहुत सीरियस है। और आखिर में अगर हम रशिया की बात करें तो सारे वेस्टर्न प्रोपेगेंडा और प्रेडिक्शंस के बिल्कुल ऑपोजिट। यूक्रेन ये वॉर हारने वाला है। आज से कई महीने पहले हमने रशिया यूक्रेन वॉर पर ये वीडियो बनाई थी और जो प्रेडिक्शंस की थी वो आज सब पूरी हो गई हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल थिंग्स आर गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पे और भी बहुत सी वीडियोस ला रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये हैं वो सारे सोर्सेस जहां से आज की वीडियो के लिए हमने कंसल्ट किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।